सबसे पहले तो संगठन के काम में चुनावों को देखते हुए, नगर निकाय और पंचायत राज चुनावों को देखते हुए हमने आज पूरे दिन जो हमारे विधानसभा के कोऑर्डिनेटर 200 विधानसभा में बनाए गए हैं, उनको पिछले दिनों मीटिंग करने के लिए नगर कांग्रेस कमेटियों में भेजा गया था। तो उनकी रिपोर्ट हम ले रहे थे कि किस प्रकार की वहाँ पर तैयारी है, कौन लोग आए, कौन नहीं आए, कौन एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, कैसे सबको समन्वय के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वहाँ पर बोर्ड बना सकते हैं। ये सारी फीडबैक नीचे के लेवल की उनसे ली है। और अब 17 और 18 तारीख को हमारे प्रभारी जी आएंगे और हमारे तमाम सीनियर लीडर और विधानसभा लड़े हुए प्रत्याशी, एमपी, विधायक, पूर्व विधायक, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जो जिलों के प्रभारी हैं, उन सब के साथ बैठ करके हम रणनीति बनाएंगे और नगर निकाय चुनाव के अंदर हम लोग कांग्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा जगह बोर्ड बना करके विजय श्री को प्राप्त करेंगे। तो ये संगठन की कवायद हमारी चल रही है। अभी आज जो ओबीसी की लॉटरी निकली गई और ओबीसी के जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं, जो राहुल गांधी जी हमेशा कहते थे, कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब हमेशा कहते थे कि ये संविधान के ऊपर चोट इसलिए करना चाहते हैं कि आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। और उन्होंने हमेशा कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी की जितनी आबादी है उसके हिसाब से जितनी इनकी भागीदारी है उतनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और एससी, एसटी की जनगणना चूँकि काफ़ी वर्षों से ये करा नहीं पा रहे थे और जातिगत जनगणना से भी ये कतरा रहे थे, और इसीलिए कतरा रहे थे कि इनके मन में बेईमानी है। ये लोग बाग एससी, एसटी, ओबीसी के साथ में अन्याय करना चाहते हैं। और ये राजस्थान में जो शुरुआत इन्होंने की है वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जो आज मेरे पास में आंकड़े हैं उनसे मैं आज बात करूँगा। कल डिटेल में कोई और बात आएगी तो मैं उसके ऊपर दोबारा बात करूँ। पहली बात तो पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने जो ग्रामीण परिवेश की जनसंख्या ओबीसी की बताई गई है, उनमें पंचायत समितियों की टोटल और जिला परिषद की वो बराबर आनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक जिले में एक जिला परिषद है और उसमें जितनी पंचायत समिति हैं उनकी पॉपुलेशन बराबर आनी चाहिए, एक का भी फर्क नहीं आना चाहिए। उनमें काफ़ी अंतर है और कई प्रतिशत का अंतर है। तो ऐसा हो नहीं सकता। जब आप नगर निकाय के शहरी क्षेत्र को आप निकाल देंगे तो उसके बाद में जितनी जिले की ग्रामीण पॉपुलेशन बचेगी जिला परिषद की, उतनी ही उन टोटल पंचायत समिति जो उस जिले के अंदर उनकी जनसंख्या होनी चाहिए। तो उसमें एक तो फर्क आया है। दूसरी बात, कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि हम इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नौकरियों में 50% आरक्षण का कैप रहना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसलिए कि वो क्वालिटी नहीं आएगी नौकरी में अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो। लेकिन राजनीति में तो ऐसा नहीं है भाई साहब। इसमें तो कौन सी क्वालिटी, एमपी और एमएलए और प्रधानमंत्री डिग्री तक नहीं दिखाते हैं और अनपढ़ भी बन जाते हैं। तो इसमें आप नीचे के लेवल पे इस तरीके की बातें क्यों? फिर भी चलो, वो एक सुप्रीम कोर्ट की बात है, लेकिन इन्होंने कहीं भी 50% को नहीं छुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं कहना चाहता हूँ तीनों कैटेगरी के अंदर। अब आप देखिए, एससी, एसटी और ओबीसी की 50% तक होना चाहिए। अभी जो इन्होंने ओबीसी के आंकड़े बताए, किसी अखबार ने बताए 53% हैं, किसी ने 43 बताए, किसी ने 46 बताए। तो अभी भी इन्होंने कहीं तो जिला परिषद में 49% बता दिए, पंचायत समितियों में इन्होंने 46% बना लिए। एक बार के लिए मान लो कि 46% भी होगा तो एससी, एसटी और ओबीसी 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यही तो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इन्होंने जो किया है एससी, एसटी और ओबीसी का, अजमेर के अंदर टोटल 39.39, फिर उसके बाद भी एससी, एसटी, ओबीसी तीनों का, यानी 50% तक नहीं ले गए। दूसरा आप देखिए बालोतरा में 41.93%। फिर आप ले जाइए बाड़मेर में 43.24%।
फिर आप ले जाइए ब्यावर में 33.33%। फिर आप ले जाइए चूरू के अंदर 46.75। फिर आप डीग में ले जाइए 34.48%। फिर आप ले जाइए डीडवाना कुचामन के अंदर 42.85%। फिर आप ले जाइए जैसलमेर में 38%। SC ST OBC यानी ये 50% होना चाहिए, और यहाँ की OBC कहीं की भी 40% से कम नहीं है। अगर उसको 21% दो और SC ST का दे करके बाद में दो तो भी 50% से ऊपर नहीं जा रही है, तो फिर OBC को कम क्यों किया गया, ये समझ से परे। फिर मैं झुंझुनू में बता रहा हूँ 39%। आप देखिए, तमाशा देखिए, SC ST और OBC का 39%। फिर आप देखिए जोधपुर, ये कौन सा है, खेरतल तिजारा में 36%। फिर आप देखिए कोटपुतली बैरोड में 37%। फिर देखिए आप फलोदी के अंदर 39.13%। फिर आप देखिए सीकर, जहाँ से मैं आता हूँ, 40.81%। ये एक नमूना आप देख सकते हैं कि कहीं भी SC ST और OBC को मिला करके 50% तक इनको करना था, 50% तक इन्होंने नहीं किया। ब्यावर में 78%, ब्यावर में 78% है, केवल OBC है। और SC ST का पहले दो, कानून कहता है, और SC ST का देने के बाद में आप OBC अगर 78% है, 70% है, 60% है, 55% है, तो आप 21% तो उनको दो नहीं दो। अरे देना तो 50% तक जितना उतना देना चाहिए, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं दिया है। अब आप देखिए कि टोटल आरक्षण 40% से भी कम रखा गया है। टोटल आरक्षण 50% हो सकता है, उसको 40% से भी कम रखा गया है, जबकि OBC का 64% तक भी टोटल वहां पर संख्या होती है। अब अजमेर में आप देखिए कि SC ST 18.18% SC और ST की आप समझिए, और उसके बाद में OBC की 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। आप बताइए कि 6 सीटें आरक्षित कैसे? 74% OBC है, 33 में से 13 होनी चाहिए, और इन्होंने 6 की हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। अब आप देखिए कि कैसे जनगणना की है, कैसा आधार बनाया है। अलवर, चित्तौड़, दौसा, करौली, श्रीनगर, गंगानगर, इनमें सब में अलग अलग OBC की है, SC ST का भी अलग अलग प्रतिशत है, और इन्होंने एक क्राइटेरिया पकड़ लिया, 9.09% इन 4 जिलों में हम देंगे। कितना? 9.909। अब आप बताइए, ये तमाशा बना दिया इन्होंने तो। फिर आप देखिए कि डीडवाना, कुचामन, पाली, फलोदी, राजसमंद में 11.11%। क्यों भाई? जब OBC 40%, 45%, 50% और SC ST को मिला करके आप 21 पूरा देते हो तो भी आपका 50 से कम आ रहा है, फिर भी आप इसको कम दे रहे हो। फिर आप देखिए OBC के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को एवं समसामयिक एवं अनुभव अन्य आधार की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ऐसा कौन सा आधार लिया साहब इन्होंने? इनको जनाधार से कैसे पता चला कि इनका शैक्षणिक स्तर सुधर गया है, इनका ये हो गया है? आप बताइए कि ये कोई पैमाना है क्या? ये पैमाना हो ही नहीं सकता, कभी पैमाना इस तरीके का हो ही नहीं सकता। फिर देखिए आप तुलनात्मक आधार के ऊपर इन्होंने किया। किससे तुलना की साहब आपने? तुलनात्मक जब आधार होता है तो 2 पक्ष होते हैं, 2 चीजें होती हैं कि एक ये है, एक ये है। तो हमारा OBC के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, ये सारा आधार किससे तुलना की इन्होंने? कोई किसी वर्ग से तो तुलना की होगी ना। आप ऐसे ही मान करके कि नहीं इनको देना ही नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो एक अलग बात हो सकती है। फिर आप देखिए कि प्रदेश के 41 जिला परिषदों में 1403 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगर
इनका जो इन्होंने 192 वार्ड ओबीसी में आरक्षित किए हैं, जब इन्होंने 192 किए तो ये होता है 13.68%, यानी 21% का कायदा कम से कम है। पहले मिलता था 21%, इसको इन्होंने 13.68% कर दिया। जबकि ये जो वार्ड इन्होंने 192 दिए, ये 294 वार्ड होने चाहिए थे। कम से कम 21% करे तो 294 वार्ड होने चाहिए थे। उसके बाद में ओबीसी के 102 वार्ड जिला परिषद के इन्होंने कम कर दिए। 1403 में से 457 पंचायत समितियां हैं, इसमें वार्ड हैं 8245। अब आप देखिए ओबीसी के मात्र 1101 वार्ड किए इन्होंने। अब ये होता है 13.35%। अगर 21% हो और 50% तक सीमा तक भी उससे आगे नहीं जा रहा है, केप भी नहीं हटानी पड़ रही है, तो भी 1731 वार्ड होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1731 वार्ड, यानी 630 वार्ड पंचायत समिति के कम कर दिए। आप देखिए कि जिला परिषद के 294 और पंचायत समिति के 630 वार्ड, और जिला परिषद 41 में कितनी की है? केवल 5। वो कितना प्रतिशत होता है? 12.5%। जिला परिषद की जो अलॉटरी निकाली गई है वो 12.5%। अब आप देखिए क्या चाल है, क्या प्रमुख के पदों के ऊपर जो निकाली गई है। और नगर निकाय में भी 19% से ऊपर नहीं गए कहीं भी, जबकि उसमें तो SC ST की जनसंख्या कम होती है। तो आप 21 से ज़्यादा अगर वहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या है तो आपको 50% ले जाने के लिए अगर वहाँ पर 40% फॉर एग्जाम्पल है तो आप ज़्यादा भी ले जा सकते थे 21 से। यानी जो ओबीसी को 21% आरक्षण मिलता था उसको घटा करके 13-14% में निपटा दिया, और कोई आधार नहीं है इनके पास में। एक आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने आंकड़े जारी किए हैं उसमें पॉपुलेशन पंचायत समिति में कितनी बताइए सर? सर जैसे अजमेर का ही ले लें। अजमेर में पंचायत समिति में जो ग्रामीण क्षेत्र की पॉपुलेशन ली गई है, जनाधार के आंकड़े लिए हैं, उसमें संख्या बताई है 9,11,929, और वही पॉपुलेशन जिला परिषद वाले में जो बताई है वो 8,70,678। इसी तरह से इनके जो आंकड़े हैं, इवन जो सांख्यिकी विभाग के पास 2011 की जनगणना के उपलब्ध है, और वो तो फिक्स आंकड़े हैं, उसमें भी अजमेर में जो जिला परिषद के लिए इन्होंने जो अपना डाटा लिया है उसमें जो बताया है वो 13,60,052। और प्रधान, जैसे PCC चीफ साहब ने पहले ही बताया, जिला परिषद और उस जिले के समस्त पंचायत समितियों का क्षेत्र समान होता है, उसमें पॉपुलेशन, गांव, भौगोलिक क्षेत्र सब समान होते हैं। इसके बावजूद जनसंख्या में इसमें भी डिफरेंस बताया है। इसी तरह से चाहे बाड़मेर का ले लो, ब्यावर का ले लो, भीलवाड़ा का ले लो, सब जिलों में तो भाई जो आंकड़ा लिया है वो तो एक समान होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए डीग जिले में ओबीसी की जनसंख्या है 72.73%, और वहाँ पर 20.79% आरक्षण देने की अनुशंसा दी है। आप समझ सकते हैं। धौलपुर जिले में ओबीसी की जनसंख्या है 51.26, और वहाँ ओबीसी दिया है इन्होंने 20.69 आरक्षण की अनुशंसा की है। जनसंख्या में 20% का अंतर है और अनुशंसा बराबर। अभी मैंने कहा था ना 9 पॉइंट समथिंग दिया है। तो जब एक जिले से दूसरे जिले में जनसंख्या का अनुपात 20% ज़्यादा है और आप ओबीसी का आरक्षण दे रहे हो सेम का सेम, तो आप ओबीसी के आरक्षण को खा रहे हो ना, और किससे तुलना कर रहे हो? अगर भजनलाल जी से तुलना करो, सामान्य से आते हैं, तो भजनलाल जी की हमारी तुलना करो। कहाँ भजनलाल जी, कहाँ हम, बताओ आप, कहाँ हम गरीब लोग हैं, कहाँ वो, किस तरीके से बताओ। तो मतलब सवाल ये कहना चाह रहा हूँ कि 41 जिला प्रमुखों में अभी बताया 9 सीट बनती हैं। अगर आप 50% के केप में रखो
तो भी 9 सीटें बनती हैं और आपने सीटें दी हैं 5। और इसी प्रकार ओबीसी SC ST का मिलाकर के नगर निकायों में भी 40% से ऊपर नहीं दिया, 40% के मुताबिक इन्होंने आरक्षण में सीटें दी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि इस RSS और भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र कर रही है, साजिश कर रही है, और इसीलिए ये चुनाव बार बार टाले जा रहे थे। इस बेईमानी में, इस षड्यंत्र में इनको समय लगा, इन्होंने सोच समझ करके षड्यंत्र किया और SC ST OBC के साथ में इन्होंने अन्याय किया है। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। इनको क्यों नहीं, जब इतना ये कर रहे थे तो जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा क्यों नहीं की? 20 तारीख को राजस्थान की विधानसभा आ रही है, इस विधानसभा के पटल के ऊपर इनको OBC की रिपोर्ट को क्यों नहीं रखना चाहिए था? एक दिन की चर्चा क्यों नहीं करानी चाहिए थी? आनन फानन में आप 5 दिन पहले जब इतना ही निकाल दिया, आपने 1.5 साल निकाल दिया, तो 5 दिन और निकाल सकते थे। 5 दिन और निकाल के ये राजस्थान की विधानसभा में तमाम जनप्रतिनिधि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के इसके ऊपर चर्चा करते, अपना पक्ष रखते, अपनी बात बताते। आज सरकार अपना पक्ष रखती कि हमने इस तरीके से किया है। आप बताइए कि OBC आयोग बना हुआ है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है या ये सर्वे वाले जो अपनी सिफारिश से बीजेपी का सुपारी लेकर के आए थे कि हम OBC को ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे, उनकी ज़्यादा ऑथेंटिक है? जो OBC है आयोग वो हमारा राजस्थान का कह रहा है, जो हमने 2019 में सर्वे करवाया उसके अंदर 52% OBC है और इन्होंने 43% में इसको निपटा दिया। और 43 में तो निपटाया, जो आरक्षण दिया वो 13-14% में निपटा दिया पूरा का पूरा। तो ये जो बेईमानी की गई है इसके खिलाफ आम जन, OBC SC ST का आम लोग इस षड्यंत्र के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की साजिश के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे और इसका खामियाजा इनको इन चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लोकल बॉडीज में 309 में से केवल 9 ST। अब आप बताओ 309 में से केवल 9 है ST की लोकल बॉडी में। कितना बेईमानी की है ST के साथ में? ये हर वर्ग के साथ की है, SC ST OBC तीनों वर्गों के साथ में इन्होंने नाइंसाफी की है। मैं समझता हूं कि इसका जवाब इनको देना पड़ेगा और राजस्थान की ये जो विधानसभा आ रही है इसके अंदर इनसे जवाब लेकर के रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। UCC वाला सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया। इन्होंने क्या पास कर दिया? पर्ची आई होगी, पढ़ देंगे यहाँ और पढ़ करके चले जाएंगे। इनको तो अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है। आप बताओ कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे देश में OBC का सर्वे हो रहा है और चुनाव 1.5 साल तक जनप्रतिनिधियों का हक मारे रखा, ब्यूरोक्रेट्सों को प्रशासक लगा के भ्रष्टाचार कराते रहे। और आज जब नंबर आया तो हाई कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट में इनको लताड़ पिलाई और जेल की सजा सुनाने की बात कही, तो जाकर के इन्होंने ये काम किया, इसी में बेईमानी कर ली। तो वो तो इनका क्या है? देखो, जो मुद्दा है जनता का, उस मुद्दे पे अगर कोई भी पार्टी, कोई भी जन अगर उस मुद्दे को उठाता है, ये घिरते दिखते हैं, तो ये चाहे UCC हो चाहे और कोई दूसरा हो, इस तरीके का फार्मूला लेकर के आ जाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की ये झगड़ा करा करके और बात कर करके उससे निकल जाए। तो आपको क्या लगता है सर, UCC जो है राजस्थान में पास होगा नहीं होगा, या जैसे उत्तराखंड पास तो बहुमत होता है, वो तो हो सकता है, लेकिन हम तो हमारा जोर लगाएंगे ना। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? मैं कह रहा हूँ वो तो जब उनका जो एक्ट आएगा तब उसमें देख करके बताएंगे। हमने तो बहिष्कार किया था, हम तो गए नहीं थे इनके षड्यंत्र में शामिल होने के लिए। लेकिन आज तो मौजूदा में जो रिपोर्ट आ चुकी, सार्वजनिक हो चुकी, लीक हुई, हालांकि सार्वजनिक तो इन्होंने की नहीं, आज भी नहीं कर रहे हैं, आगे भी नहीं कर रहे हैं। और इसमें और किया है इन्होंने, और खेला किया है कि जातियों को कैसे लड़ाएं, वो इन्होंने गुप्त में रख रखा है। आप बताइए कि 2027-28 में जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कह चुके कि जातिगत जनगणना होगी, तो इनको जातियों के लड़ाने के लिए इस तरीके का पाखंड रचने की क्या जरूरत थी? सर्वे करने की क्या आवश्यकता थी? उस क्या काम में लेंगे उस सर्वे को? आप बताइए। ये केवल और केवल
मीडिया के माध्यम से लीक करके जातियां आपस में कैसे लड़ें और यहाँ शांति कायम नहीं रहे, लोग प्रोग्रेस नहीं रह गए और इनको सवाल नहीं पूछे कि आपने 2.5 साल में क्या किया, इसलिए ये खेल कर रहे हैं। सर, ये वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने आज ये कहा कि लगातार 3 बार से केंद्र में कांग्रेस नहीं आ पा रही है और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है। उसी फ्रस्ट्रेशन में लगातार संसद को चलने नहीं देते, कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे संसद चले नहीं। आप बताओ, आपके बेटे और छोटे भाइयों के ऊपर प्लेट गन चलाई, गोलियां चलाई, मारा गया, आपकी और मेरी छोटी बहनों को नग्गा करके पीटा गया और उसका जवाब भी देश का गृह मंत्री देना नहीं चाहे, देश का प्रधानमंत्री माफी मांगना नहीं चाहे, तो फिर उसके बाद भी उस संसद में क्या चर्चा होती है? आप बताइए ना। चर्चा तो यही होती ना कि आपने लाखों बच्चों के साथ में निर्ममता पूर्वक पिटाई क्यों की, प्लेट गन से हमला क्यों किया, किसके आदेश से किया, और राम मंदिर में आपने जो ट्रस्ट बनाया, आपने जो ट्रस्टी बनाए, उसमें चोरी क्यों हुई, उसका जवाब तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देना पड़ेगा ना। वो जवाब ही नहीं देना चाहते। 20 दिन तक है विभिन्न प्रकार के परिधान पहन करके अमित शाह जी आते रहे, अपने कमरे में बैठते रहे, आखिरी में मीडिया में आके कहते हैं मैं 12 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ आखिरी के दिन। क्यों साहब, ये पहले दिन ही ये बात कह देते कि आप जो मुद्दे 3 उठा रहे हैं उन तीनों पे हम लोग चर्चा करेंगे और आपको लगेगा, सदन को लगेगा कि इसमें कहीं कोई चूक हुई है तो हम जिम्मेदारी लेंगे। बात तो इतनी थी। तो उसके ऊपर लास्ट में आकर के ये सन 1952 से उठा दे, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, महात्मा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया। ये भाषण सुनने की जरूरत नहीं है, वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो आज ये देश जिस प्रकार का दिख रहा है और ये मजे लूट रहे हैं ना जा के विदेशों में, वो खेल नहीं होता साहब। ये बच्चे जो हमारे अमेरिका ये कहता है कि पढ़ो नहीं तो हिंदुस्तानी आ जाएंगे, और इतने ब्रिलियंट बच्चे हमारे हैं, तो ये अगर ये IIT और एम्स नहीं बनते तो आज ये स्थिति थोड़ी होती है। आज घूमने में ही फुर्सत नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ईडी इनकम टैक्स और उसका छापे पटकाने में ही, राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ छापे पटकाने में ही फुर्सत नहीं है। इनको काम कहाँ करना है, इनको साजिश करनी है। आप बताइए कैसे MP और MLA को तोड़ रहे हैं, कैसे सरकारों को तोड़ रहे हैं। आप ठंडे अपने कलेजे पे हाथ धर के रखो कि क्या संविधान में है ये बात? अभी तक भी ओम बिरला जी जो TMC के अंदर तोड़फोड़ की उसका कोई निर्णय नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो जो लेकर गए उनमें 3 भग गए वापिस। तो इनका खेला खराब हो गया, वो संख्या हुए बगैर उनका खेल नहीं जम रहा। सर, विधानसभा चुनाव के दौरान ये परीक्षाओं में नक्कल वाले मामला बीजेपी ने उठाया था। अभी 2 जिले सीकर और दौसा के लालसोट में नक्कल रंगे हाथों जाके परीक्षा कराने वालों ने ही पकड़ा है। वो परीक्षा निरस्त कर दी गई है वहाँ की। और उसके बाद कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में भी बड़ी धांधली की खबर आ रही है, जो कि अभी जून में खत्म हुई थी, जिसका आया था। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो कुएं में मांग पड़ गई। इनको केवल भाषण देना है, इनको केवल भाषण देना है, इनको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। जब इनको पूछा जाता है कि ये देखिए सामूहिक नकल करा रहे हैं, ये देखिए आपका पेपर आउट हो गया, ये देखिए इस यूनिवर्सिटी का हो गया, इस परीक्षा का हो गया, तो हम लोगों पे अनर्गल आरोप लगाना चालू कर देते हैं और अपने आप को बात साफ बताने की चेष्टा करते हैं। आप बताइए, जिस संस्कृति के पोषक रहे हैं हमारी संस्कृति, उसमें किस प्रकार से नकल करके उस शिक्षा का बंटाढार कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, और रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी हठधर्मिता के साथ में, बेशर्मी के साथ में हंसी ठिठोली करते हैं। पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, पेपर चोरी यहाँ हुई वहाँ हुई। अरे मैं तो कहता हूँ ना, वसुंधरा जी के समय को ले लो, हमारे समय को ले लो, और इस 2.5 साल को भी ले लो भैया, और सबको आप CBI से जांच करा लो और किसी से करा लो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दे करके पूरे देश में जांचें कराओ, यहाँ पर विधानसभा के अंदर कोई कमेटी बना करके जांचें कराओ, पता लग जाएगा ना। रोजाना का रोजाना कोई न कोई सगुबा छोड़ देता, अरे साहब कांग्रेस में तो ये हो गया। अरे कांग्रेस में हो गया नहीं हो गया, जिसने किया उसको जेलों में आपने डाला है, जो आपके पकड़ में नहीं आया उसको फिर डाल दीजिए। लेकिन आज सरकार में आप हो, आप ये कह करके अपने उत्तरदायित्व से, अपनी जवाबदारी से नहीं बच सकते कि उस समय ये हो गया। अब जब इनको पूछा जाता है मोदी जी ने क्या किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात ले आते हैं, इंदिरा गांधी जी की बात ले आते हैं। अरे 12.5 साल से तो आप बैठे हो धनी वहाँ पर,
आप बताओ ना, आपने क्या किया प्लेट गन बच्चों के ऊपर चलाने के अलावा, क्या किया आप बताइए। वो कोई जवाब है नहीं इनके पास में। ये बेईमान लोग हैं, धूर्त लोग हैं, और पूरे के पूरे सब वर्ग को खत्म करके, जातियों को आपस में लड़ा करके और बिना काम किए सत्ता पे संविधान को कुचल करके काबिज रहना चाहते हैं, जो जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सर, एक आप फीडबैक ले रहे लगातार आगामी चुनावों को लेके। पिछली बार कुछ जगह बोर्ड बनाने से चूक गए थे कुछ बागियों की वजह से, ऐसे बागियों का क्या ट्रीटमेंट किया थे? भाई ट्रीटमेंट तो देखो, हम तो कोशिश कर सकते हैं, और मुझे अब की बार ये लग रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी का नगर निकाय और बीजेपी के अंदर सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जो जनता में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, और जो भ्रष्टाचार इन्होंने चरम पर पहुंचाया है। आज एक पट्टा बिना पैसे जारी नहीं होता, एक सफाई कर्मी की भर्ती बिना पैसे नहीं होती, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती बिना पैसे नहीं होती। आप बताइए, इनका मंत्री कल 4-4, 6-6 घंटे कलेक्टर के सामने नीचे बैठ करके कह रहा है तुम चोर हो, लूट लिया, और उसके बाद में कुछ नहीं। पहले वो सिक्कर में कह के आए थे, और जिनके लिए कह के आए वो तो सीएमओ में सीएम के आगे पीछे सुबह से शाम बैठे ही रहते हैं, है ना। नाम क्यों लूं किसी का, आप बताओ। तो फिर मंत्री सही है या अधिकारी सही है, ये तो बता दो कम से कम। जनता को और बात तो जाए बाढ़ में, ये तो बता दो मुख्यमंत्री जी कि आपका मंत्री सही है या आपका कलेक्टर और नगर निगम के अधिकारी सही है, ये तो आपको बताना ही चाहिए कम से कम। कांग्रेस के बागियों का उधर नहीं जा रहे हैं, एक बार है किरोड़ीलाल जी हनुमानगढ़ गंगानगर छापे मारने नहीं जा रहे, कुछ बता दो। वो तो सीएम को पूछो, उन्होंने कान में क्या गुरु मंत्र दिया है कि दिल्ली का समाचार ये है भाई साहब अब मत चले जाना। तो जाएंगे तब मैं बता दूंगा, लेकिन जाएंगे नहीं हम। सर, वो बागियों के लिए नहीं ये बताया समझौता हो गया कि किसी को बचाने की कीमत छापे नहीं डालना है, किसी को बचाने की कीमत छापे नहीं डालना है। अब आप देख लेना, जो मैंने सुना है कि पूरी तरीके से ये संदेश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी अब किरोड़ीलाल जी के छापे में साथ में अधिकारी नहीं जाएगा। एक साल वेटिंग नियम को लेके आपका क्या राय है, क्योंकि सरकार अपने वादे पे खरा नहीं उतर पा रही। सरकार है कहाँ यार, पर्ची से चल रही है। कौन सी सरकार है यार, बताओ तो सही। अभी जो सूची आई है ना आरएस की, उसमें नमूना बताऊं 1-2। 2021 के बैच की अधिकारी या अधिकारी, महिला या पुरुष, आप निकाल लेना, 2002 के ऊपर लगा है। मैं नहीं बताना चाहता, और मैं उसमें भी ढूंढ लेंगे साहब क्यों कह दिया। आप बताओ, 2002 के बैच के अधिकारी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी 2021 के बैच के अधिकारी को। एक अधिकारी 4 बार एडीएम रह गया, यूआईटी सेक्रेटरी रह गया, वो एसडीएम लग गया। और ऐसे में कई नमूने बता दूं कि 3 साल जिनको जिले के अंदर हो गए,